हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आजकल हालांकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एक ज़माना था जब भी सब लोग बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट को छोड़ के निकाल के CFL का यूज़ करने लगे थे, और वाकई में बहुत अच्छी चीज़ थी। आज इसका एक लेटेस्ट वर्जन यानी कि LED बल्ब्स आ चुके हैं। उसके ऊपर भी अलग से हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं। फिलहाल CFL को अच्छी तरह से समझ लो, उसकी प्रॉब्लम को समझ लो, उसका सॉल्यूशन समझ लो, उसके बाद हम लोग LED को भी शुरू करेंगे। तो जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोकैड, एम्बेडेड सिस्टम्स, कंप्यूटर बेसिक्स, एडवांस एक्सेल, टैली, DTP, इंडक्शन रिपेयरिंग जैसे कई सारे कोर्सेज शुरू कर दिए। और भी हम लोग बहुत सारे कोर्सेज नए नए शुरू करने वाले हैं। ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको मोबाइल में खाली एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जिसके ज़रिए आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए करना चाहते हैं तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पर हाई का खाली मैसेज डाल दीजिए तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो, जैसे कि मैंने बता दिया कि CFL के ऊपर है। तो CFL का जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। बेसिकली आपने उसके कई सारे अलग अलग प्रकार देखे रहेंगे, कई अलग अलग वैट्स में ये उपलब्ध रहता है मार्केट में, और ये काफ़ी एफिशिएंट है एनर्जी बचाने में। हालांकि इसका जो यूज़ है टेक्निकल अगर मैं बताऊँ तो हमारे ट्यूबलाइट के जैसे ये काम करता है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट है और काफ़ी लो वैट के अंदर वो खुद को रोशन कर सकता है, जिसकी वजह से इसको एनर्जी एफिशिएंट कहा जाता है। हालांकि थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है हमारे नॉर्मल ट्यूबलाइट और CFL के रोशनी में, लेकिन ये कम जगह में बैठ जाता है और कम बिजली खाता है एज़ कम्पेयर टू ट्यूबलाइट। इस वजह से लोग ज़्यादातर इसको पसंद करते थे एनर्जी सेविंग के मुकाबले। तो ये बेसिक उसका एक स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं इसके टेक्निकल पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ऐसे अलग अलग 3 हिस्से रहते हैं। नीचे का जो हिस्सा जिसको हम लोग बेस बोल सकते हैं, जो वाकई में हमारा होल्डर या जहाँ पे हम लोग एक्चुअली उसको AC सप्लाई देते हैं, इसमें मेन एक रहती है सर्किट, और ऊपर रहता है जैसे हमारे ट्यूबलाइट का जो ट्यूब रहता है ना, वैसे ही उसका एक ट्यूब रहता है। इसकी जो सर्किट रहती है उसका जो मेन काम है वो एक प्रकार से अगर मैं माना जाए तो चौक, जैसे हमारे नॉर्मल ट्यूबलाइट के अंदर चौक का जो काम रहता है वही काम ये करता है। इसका वर्किंग की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली इसमें वैक्यूम पाइप रहता है, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वैक्यूम पाइप, जिससे दो टर्मिनल्स रहता है। इस टर्मिनल ये जनरली एक ट्यूबलाइट के जैसा ही है, हमारे ट्यूबलाइट में भी सेम स्ट्रक्चर रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। इसके 2 इलेक्ट्रो रॉड्स जिसको हम लोग टर्मिनल बोल सकते हैं, और ये दोनों एंड को हम लोग बेरिन नाम का एक जो पदार्थ रहता है उससे बनाया जाता है। हालांकि इसका जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग 900 डिग्री तक जाने की संभावना हो सकती है, इसी कारण उसको बेरिन नाम के तत्व से बनाया रहता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रोड जो रहता है, मतलब इलेक्ट्रो रॉड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसके अंदर हम लोग एनर्जी डाल के उसको ग्लो करवाते हैं, जिसी की बदौलत ये जो ग्लो होता है, मतलब कि इसके अंदर जब भी हम लोग रोशनी प्रदान करते हैं, या इस ये जो कैथोड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कैथोड के ऊपर जैसे ही हम लोग कुछ पावर सप्लाई दें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे मर्क्यूरी के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में एक तरीके से एक अणु प्लाज्मा पैदा, उस टकराव की वजह से जो हमारी मर्क्यूरी है वो एक प्रकार से अल्ट्रावायलेट रे का प्रयोग करती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे बनाने का काम करती है। और ये अल्ट्रावायलेट रे हमारे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में ना आ जाए, इस वजह से यहाँ पे ल्यूमिनोफोरस नाम का एक पदार्थ ट्यूब के अंदर की बाजू रहती है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रे से निकलने वाली विजिबल लाइट जो रहती है, यानी कि रोशनी जो है वो हमें प्रदान करती है। थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। वापस एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं मर्क्यूरी के ऊपर और आर्गन एटम्स के ऊपर, तो ये जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही लो टेम्परेचर प्लाज्मा बनाता है। यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकला तो यहाँ पे एक लो टेम्परेचर प्लाज्मा बनाएगा, एक तरीके से मर्क्यूरी के एटम के साथ में वो ब्लास्ट करेगा खुद को, लेकिन बहुत ही कम टेम्परेचर के मामले में। और ये ब्लास्ट का रिजल्ट एक ऐसा आता है कि वो अल्ट्रावायलेट, इस प्रोसेस इंटेंट टू रेडिएंट ऑफ मर्क्यूरी इन अल्ट्रावायलेट फॉर्म्स, यानी कि जो मर्क्यूरी है उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ में भिड़ के आपको अल्ट्रावायलेट रे जो है वो एक पदार्थ से बनाता है अंदर। और ट्यूब के अंदर की बाजू जो ल्यूमिनोफोरस जो रहता है, एक प्रकार का तत्व है,
जो कि अल्ट्रावायलेट को एक तरीके से विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर दिया और हमें रोशनी प्रदान करती है। ये थोड़ा सा जो मामला है अंदर की तरफ होता है, हालांकि वो हमारे लिए टेक्निकल पॉइंट नहीं, हमारा जो मेन मकसद है वो उसकी जो सर्किट है उसको रिपेयर करना है। लेकिन ये अंदर की पहले मैं बात आपको ऊपर ऊपर से बता दी, ठीक है। फिर इस तरीके से ये जो ये चलने का काम तो समझ लिया, लेकिन इसको जो सप्लाई दिया जाता है वो एक प्रकार से एसी सप्लाई दिया जाता है, जो कि एनोड और कैथोड के ज़रिए आपको जो फंक्शंस जो रहता है उसके दिया रहता है। और ये CFL के अंदर जो रहता है ना, एक स्विचिंग मोड कन्वर्टर रहता है। इसकी जो सर्किट का जो मेन काम रहता है वो स्विचिंग मोड कन्वर्टर करने का काम करता है। यानी एक पदार्थ से देखिए तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी जो रहती है वो बहुत हैवी कर देता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल जो चौक रहता है ना हमारे, वो निकाल के हम लोग ये सर्किट का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो सर्किट का काम है वो स्विचिंग मोड पसार करना और साथ ही साथ फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना, ये दो मेजर काम उसके होते हैं, ठीक है। अभी ये उसका जो अंदर का जो मैंने प्लाज्मा का आपको बताया कि यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रोलाइट आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स में से एटम निकलते हैं और मर्क्यूरी के एटम के साथ में वो भिड़ जाता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रोशनी बाहर निकलती है। और अंदर ये जो ट्यूब रहता है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक पदार्थ रहता है जिसको हम लोग लुमिनोफोरेस बोलते हैं। इसकी वजह से जो विजिबल लाइट रहती है वो हमें बाहर मिलती है। ये उसका अंदर का टेक्निकल पॉइंट हो गया। अभी हम लोग जो नॉर्मल बल्ब रहता है और CFL जो बल्ब रहता है उन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो ऊपर रहता है उसमें ग्लास रहता है, फिर अंदर एक फॉस्फोरस की कोटिंग रहती है जो सफ़ेद कलर में आपको नज़र आ रही है, और अंदर जो गैस रहता है वो मर्क्यूरी गैस रहता है। और अंदर एक मर्क्यूरी गैस होने की वजह से जब भी इलेक्ट्रोड्स को हम लोग जलाते तो एक अल्ट्रावायलेट रे निकलता है, जिसकी वजह से हमें विजिबल लाइट बाहर निकलती है। ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। उससे भी पहले जो बल्ब आते थे उसके अंदर एक ग्लास माउंट था, इसमें टंगस्टन यानी फ्लोरोमेंट जिसको हम लोग फिलामेंट बोल सकते थे, या टंगस्टन वायर जिसको हम लोग बोल सकते थे, उसका ही प्रयोग होता था। और एक सपोर्टेड वायर रहता था और अंदर एक गैस रहती थी जिसके अंदर ये नॉर्मल तरीके से रोशनी देता था, नॉर्मल जलता था। लेकिन ये आपने अगर कलर कोडिंग देखा रहेगा तो इसका येलो कलर ज़्यादातर रहता है और ये हम लोग जनरली वाइट कलर में ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। तो ये मेजर दोनों में डिफरेंस है। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट पे अभी सर्किट की ओर जाते हैं। तो इसकी सर्किट की बात करें तो सर्किट में इतने कंपोनेंट्स जो है आमतौर पे यूज़ होता है। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ आपको, तो आपको जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि AC सप्लाई यहाँ से जाता है, कुछ कैपेसिटर्स है, ये देख सकते हैं, ये जो जिसको हम लोग PF कैपेसिटर बोलते हैं, या हम लोग फिल्म कैपेसिटर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। नॉर्मल कैपेसिटर्स भी है, ट्रांजिस्टर्स है, इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर तो मिनिमम रहता है क्योंकि स्विचिंग प्रोसेस जो होता है वो ट्रांजिस्टर के ज़रिए होगा। फिर इसके अंदर आपको कुछ डायोड्स नज़र आएंगे। डायोड जो रहता है वो रेक्टिफाइंग का काम करता है और साथ ही साथ हाफ वेव रेक्टिफायर में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। इस वजह से कुछ रेक्टिफायर्स है, कुछ रजिस्टर्स है और मेन ट्रांसफार्मर्स और कुछ कॉइल की मदद से ये जो पूरी रोशनी यानी कि पूरा जो सर्किट है हमारा काम कर लेता है। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में ज़रूर देखेंगे। आमतौर पे अंदर जो मैंने कंपोनेंट्स आपको बताया, तो एक तो रेक्टिफायर जो मेन रहता है जो कि AC सप्लाई लेता है उसको DC में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में कुछ सस्पेंसर्स वगैरह रहता है जो कि उसको नियंत्रित करता है। फिर कुछ फिल्टर कैपेसिटर्स जिसको हम लोग बोल सके वो रहता है, या फिल्म कैपेसिटर्स भी एक तरीके से अंदर रहता है। फ्यूज़ पॉइंट्स रहता है और सप्लाई पॉइंट्स रहता है। तो ये एक नॉर्मल उसके PCB के कंपोनेंट्स की बात हो गई। ओके, ये PCB कुछ दिखता है इस प्रकार से। इसमें अगर इनपुट की बात करें तो ये देखिए नीचे से 2 वायर हुए, यहाँ पे आपका इनपुट लगता है यानी कि AC सप्लाई जो है यहाँ पे लगेगा, और जो आउटपुट है वो जनरली 4 पॉइंट्स में रहता है। मैंने बताया था आपको कि ये जो हमारे ट्यूब रहते हैं उसमें 2-2 रॉड रहता है, करेक्ट। तो एक जो फिलामेंट है उसका एक रॉड यहाँ पे लगेगा एक ट्यूब का, और दूसरे ट्यूब का रॉड 2 रॉड यहाँ पे बैठेगा। तो इस तरीके से ये 4 रॉड का जगह जनरली यहाँ पे एक सर्किट में दिया हुआ रहता है। ओके, तो ये उसकी बेसिक सर्किट हो गई। इसके इनपुट और आउटपुट का मैंने बता दिया। सर्किट को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सर्किट में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है वो एक प्रकार से कॉइल का प्रॉब्लम आएगा, या आपके कैपेसिटर्स फूगने का प्रॉब्लम आएगा। ये ज़्यादातर आपको किस्से में नज़र आएगा। और अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ होता है तो आमतौर पे जो प्रॉब्लम आता है वो ये रेक्टिफाइंग डायोड्स का आएगा, या एक आगे चल के एक नॉर्मल डायोड भी आता है जो अगर आपका ब्लिंकिंग हो रहा है, बार बार बंद चालू हो रहा है, तो आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि कैपेसिटर्स का प्रॉब्लम है। बहुत लो ग्लो हो रहा है या एक ही साइड का ग्लो हो रहा है तो जनरली डायोड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है।
और फटाफट स्टार्ट नहीं हो रहा है तो जनरली पीएफ जो हमारे कैपेसिटर्स रहते हैं उसमें अगर दिक्कत रही तो वो हो सकता है। और ट्रांजिस्टर में कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि स्विचिंग प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो आपको ट्रांजिस्टर उस समय, ये देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर्स है, उस समय आपको चेंज करने पड़ते हैं। कुछ ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर जनरली बहुत रेयर केस में ख़राब होता है, आमतौर पे वो ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सर्किट है। इसकी मेन जो किस्से मैं खाली बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि ये जो है आपका पीएफ कैपेसिटर है, जो कि आपको जो लाइन दिख रही है, 4 आउटपुट के पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो कि हमारे जो CFL का जो ट्यूब रहता है ना उसको यहाँ पे अटैच किया रहता है। इस ट्यूब को नियंत्रित करने के लिए एक कैपेसिटर बिठाया रहता है, जिसको हम लोग पीएफ यानी फिल्टर कैपेसिटर बोल सकते हैं, जो कि ये ट्यूब के साथ में अटैच रहता है, यानी कि ज़्यादा सप्लाई ना आ जाए, ट्यूब को कोई नुकसान ना हो, उस वजह से लगाया जाता है। हालांकि ये नहीं भी लगाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको लगाना ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ताकि आपकी रोशनी जो रहता है ये फटाफट जल पाए और रोशनी भी क्लियर तरीके से आपको मिल पाए। ये ट्रांसफार्मर रहता है जो कि उसको हम लोग वोल्टेज इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 ट्रांजिस्टर है जो कि स्विचिंग प्रोसेस के लिए काम करवाने का काम करता है हमारे लिए। और यहाँ पे कुछ कैपेसिटर्स और कॉइल्स और कुछ है इंडक्टर्स वगैरह, जो कि यहाँ पे वोल्टेज और इस करंट को नियंत्रित करने का काम करता है। इसका ज़रा और थोड़ा डिटेल में सर्किट डायग्राम के ज़रिए समझ लेते हैं। तो ये उसका बेसिक सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि ये इनपुट पॉइंट्स है, बीच में फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा। हो सकता है कि ये सभी में सेम सर्किट ना रहे, हर एक कंपनी कुछ नए नए सर्किट्स या कुछ नई नई चीज़ों को आजमाती ज़रूर है। ये मैंने बेसिक सर्किट लेकर आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 डायोड जो है हमारे ब्रिज वेव रेक्टिफायर है, यानी कि यहाँ पे डीसी सप्लाई बन जाता है। डीसी सप्लाई बनने के बाद यहाँ पे फिल्टर होता है और उसके बाद में यहाँ पे 2 अलग अलग विभाजन हो गया है। आप देख सकते हैं कि एक जो है यहाँ से यहाँ गया हुआ है, एक सप्लाई यहाँ से यहाँ गया हुआ है। तो यहाँ पे ये 2 क्यू ऐसा किया गया क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर लगा है, Q1 Q2 जो आपको दिख रहा है ये एक प्रकार के ट्रांजिस्टर्स है, और साथ ही साथ कुछ डायोड लगाए गए। हाफ वेव रेक्टिफायर डायोडिंग यहाँ पे बना रहा है, यानी कि आधा वेव फॉर्म यहाँ पे बना रहा है, आधा वेव फॉर्म यहाँ पे बना रहा है, और यहाँ पे कॉइल ट्रांसफार्मर यहाँ पे छोटा सा लगाया हुआ है। एक प्रकार से कॉइल भी आप गिन सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे होता यूँ है कि यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है डीसी के ज़रिए कि ये डीसी से हम लोग यहाँ पे एसी बनाते हैं। यस, यहाँ पे एसी बनाने का काम होता है दोबारा, और ये एसी लेकिन हैवी फ्रीक्वेंसी रहता है। किसकी मदद से हैवी फ्रीक्वेंसी बना? तो ये ट्रांजिस्टर की मदद से बना। जैसे ही यहाँ पे एसी सप्लाई बन जाता है तो इस एसी सप्लाई को इस ट्रांसफार्मर और इंडक्टर के ज़रिए इस फिलामेंट के अंदर भेजा जाता है। ये जो फ्लोरोसेंट लैम्प का जो हमारा पट्टी है उसके अंदर भेजा जाता है, और उन दोनों के बीच में मैंने बताया था कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पीएफ कैपेसिटर आपको बताने की कोशिश की, ये वाला कैपेसिटर ये वाला है, ओके, जो कि ट्यूब के साथ में डायरेक्टली अटैच रहता है। तो ये उसका बेसिक डायग्राम है, ये उसका सर्किट है। इसमें जो आमतौर पे प्रॉब्लम आते हैं मैं पहले वो समझा देता हूँ। अगर आपका लैम्प बिल्कुल ग्लो नहीं हो रहा है तो आमतौर पे जो दिक्कत होती है वो यहाँ पे होती है रेक्टिफाइंग के अंदर, या उसके जो फ्यूज़ रहते हैं उसके अंदर हो सकती है। फिर आपका अगर जो फ्लोरोसेंट लैम्प कभी कभी लो जल रहा है, यानी कि कम जल रहा है, तो उसका रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे जो पीएफ वगैरह जो लगा हुआ रहता है, ये वाला पीएफ, वो उसमें से एक वजह हो सकती है। या आमतौर पे ये जो कैपेसिटर फूक जाना, इसके अंदर के बीच के जो कैपेसिटर्स है वो फूक जाते हैं, तो उसकी वजह से आता है, या कॉइल शॉर्ट हो जाने की वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। कभी कभार आपको ऐसा होगा कि लाइट बंद चालू होती है, तो इसका रीज़न हो सकता है डायोड, कोई एक जगह का डायोड शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि 2 डायोड्स हैं यहाँ पे, मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बोला। अगर एक डायोड ख़राब हो जाता है ना तो आपको ये जो लैंप है वो बंद चालू करेगी, ओके। तो ये सब छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो इसमें आती है। मैं कोशिश करूँगा कि उन दिक्कतों के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँ, लेकिन आमतौर पे ये सर्किट डायग्राम अगर ध्यान में रखोगे तो कोई भी दिक्कत आप सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद मैं आपको एलईडी बल्ब का भी सर्किट बताऊँगा और उसके ऊपर भी काम करना मैं बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये फ्लोरोसेंट लैम्प का जो निकाल गए, अगर यही वायर को आप नॉर्मल ट्यूबलाइट के साथ में लगाओगे ना तो भी चालू कर सकते हैं। यस, यानी कि इसी सर्किट को आपको एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक चौक का स्वरूप भी आप बोल सकते हैं, ओके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ जाएगा। थोड़ा टेक्निकल ज़रूर था, लेकिन मैं इसी प्रकार से और भी नए नए वीडियोस बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आए। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।